नमस्कार, बुकोपीडिया में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में। तो आपको दिख ही रहा होगा, ये पुस्तक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस, और ये सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। इसकी कीमत है केवल 80 रुपये और इसके 2 एडिशन निकल चुके हैं, 2017 में और 2022 में। और यहाँ पर डेडिकेशन दिया हुआ है कि ये किताब समर्पित है इन्हें, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। यहाँ पर शांति स्वरूप बौद्ध जी का पब्लिशर नोट है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, एक बार फिर आपको बता देती हूँ। इसमें उन्होंने लिखा है कि भारत के इतिहास को हम ऐसा इतिहास समझने लगे हैं जो राजाओं के दरबारों में चापलूस कवियों ने राजाओं की हर छोटी बड़ी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर गाया है, हम उसे ही भारत का इतिहास समझने लगे हैं। और भारत के सच्चे और अच्छे नायकों को हम नज़रअंदाज करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा साहब एक ऐसे ही नायक थे और भारत की हर पीढ़ी को उनका योगदान को समझना चाहिए। इसके अलावा ये भी लिखा है कि बाबा साहब मानते थे कि चरित्र निर्माण के बिना राष्ट्र निर्माण अधूरा है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो उज्जवल और अच्छे चरित्र का निर्माण करे। और अच्छा चरित्र वही होता है जो ऊंच नीच भेदभाव में ना मानता हो। अच्छा चरित्र वही होता है जो स्त्री पुरुष में भेदभाव को ना मानता हो। और इसलिए जो सम्यक प्रकाशन है, इसकी कोशिश है कि ये किताबें पेश की जाएं और महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस इसी की दिशा में एक कदम है। आगे नोट दिया हुआ है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही है, 14 अक्टूबर 1948 को उन्होंने नोट दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि इस किताब में, इस मेमोरेंडम में जो भी मैंने किताबों का या पैम्पलेट्स का इस्तेमाल किया है, महाराष्ट्र को के पुनर्गठन के लिए, एक भाषाई आधार पर इस राज्य को बनाने के लिए, मैं इन सभी की एक्यूरेसी के लिए जो है विश्वास करता हूँ इन राइटर्स पर। मतलब जो भी उन्होंने किताबें इस्तेमाल की, जो भी उन्होंने पैम्पलेट्स इस्तेमाल किए भाषाई आधार पर महाराष्ट्र के पुनर्गठन के लिए, उसकी लिए जो है वो राइटर्स की पे ही विश्वास करते हैं। सिमिलरली मैप ऑफ महाराष्ट्र इज अटैच टू दिस मेमोरेंडम नीड नॉट बी टेकन एज एक्यूरेट और कंप्लीट। इसके साथ ही महाराष्ट्र का जो मैप इसके साथ लगा हुआ है, किताब के साथ, इस मेमोरेंडम के साथ, उसको पूरा नहीं मानना चाहिए। द आइडिया इज मियरली टू गिव अ पिक्चर ऑफ हाउ द प्रोविंस व्हेन रिकंस्टिट्यूट विल लुक लाइक। ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है कि जब राज्य बन जाएगा तो वो कैसा लगेगा। इसके आगे कंटेंट्स दिए हुए हैं और कंटेंट्स 4 भागों में हैं। और ये जो हैं चैप्टर 8 कह सकते हैं, जो 8 पॉइंट इन्होंने डिस्कस किए हैं। और अंत में है नीड फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। मैं सबसे अंत में आपको मैप ही दिखा देती हूँ। ये देखिए महाराष्ट्र का मैप। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का मैप वैसा ही दिख रहा है आज भी, जैसा कि बाबा साहब ने कल्पना की थी कि ऐसा महाराष्ट्र का राज्य होना चाहिए। तो पहला भाग है द प्रॉब्लम ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। तो देखिए, प्रोविंसेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि पहले भारत जब आज़ाद हुआ तो उसमें 623 रजवाड़े थे जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। उसके अलावा जो राज्य थे, प्रोविंसेस थे, प्रदेश थे, जिसे ब्रिटिश सरकार ने बनाया हुआ था, उनको प्रोविंसेस कहते थे, राज्य कहते थे। बाद में जो प्रोविंसेस को स्टेट कहा जाने लगा और इनका पुनर्गठन होना था कि कौन सा राज्य कैसे बनना है। अब जो है समस्या आती है कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना है। तो बाबा साहब पहले इस समस्या को के बारे में बात कर रहे हैं। आगे वो इस समस्या के समाधान के बारे में भी बात करेंगे। और इस पुस्तक को पढ़कर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि नंबर 1, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन करवाया वो बिल्कुल सही निर्णय था, वैसा ही होना चाहिए। नंबर 2, उन्होंने बहुत अच्छा किया जो महाराष्ट्र को बम्बई से अलग होने से बचाया और बम्बई को गुजराती बनियों और गुजराती ब्राह्मणों की चंगुल में जाने से बचाया। ऐसा लगता है इस पुस्तक को पढ़ के कि पूरी तरह से गुजराती बनियों का एकाधिकार हो जाता बम्बई पर, अगर बाबा साहब इतनी ज़बरदस्त कोशिश न करते तो इस मेमोरेंडम को प्रस्तुत करते हुए।
और सबसे बड़ी बात यह है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के साथ साथ ही उन्होंने जाति की समस्या से भी लोगों का ध्यान भटकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हर राज्य में, हर शहर में जो जातिगत मोहल्ले हैं वो अलग हो रखे हैं और उनके पुनर्गठन का भी प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको पिछली किताबों में बताया कि बाबा साहब चाहते थे कि जाति आधारित जो हिंदुओं की गांव हैं, उन गांवों में जो सेपरेट सेटलमेंट मिलना चाहिए, मतलब गांवों से लगते हुए बाहर जो अछूतों की बस्तियां हैं, इस वजह से जो है जब तक वो हिंदुओं के गांवों से जुड़े रहेंगे उनके साथ दुर्व्यवहार कभी बंद नहीं होगा। इसलिए अलग से उन्हें ज़मीन देनी चाहिए, अलग से उनके रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिए और उनके लिए अलग इलाके देने चाहिए, सेपरेट सेटलमेंट देना चाहिए। लेकिन ये कभी भारत में हो नहीं सका। इस वजह से भारत में जाति की समस्या आज भी बनी हुई है। आज भी अगर कोई आईपीएस भी बन जाता है तो भी संगीनों के साए में उसकी बारात निकलती है, क्योंकि ऊंची जाति के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि नीची जाति का कोई व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचकर जो है घोड़े पर सवार होकर शादी के लिए जा रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं होती। बार बार मैंने लोगों को बताया है कि बाबा साहब को पढ़कर ये समझ में आता है कि जो रिजर्वेशन है, जो कोटा है, वो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए है, वो सामाजिक न्याय के लिए है, वो एक आर्थिक चीज़ नहीं है, वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए केवल नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधार दी जाएगी अगर उसे शिक्षा में, नौकरियों में या प्रमोशन में रिजर्वेशन कोटा मिल जाता है। केवल आर्थिक परिस्थिति सुधारने से कुछ नहीं होगा। जो सामाजिक न्याय है वो उसको मिलना बहुत ज़रूरी है, जो सामाजिक समता है वो उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जब तक जातिवाद रहेगा तब तक भारत में रिजर्वेशन कोटा सिस्टम रहेगा ही और इसको कोई हटा नहीं सकता। हाँ, ऐसा ज़रूर हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, कम हो रही हैं और अपने आप बैक चैनल से जो है रिजर्वेशन एक तरह से कम होता जा रहा है, हटता जा रहा है। लेकिन बाबा साहब ने तो बहुत कोशिश की थी कि सामाजिक न्याय मिले लोगों को और सामाजिक न्याय के लिए जो है ये ज़रूरी है कि कोटा दिया जाए। अब बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि मेरिट बेस्ड नहीं है कोटा। देखिए, मेरिट सिर्फ ये नहीं होती कि कोई व्यक्ति पढ़कर कितने नंबर ला रहा है, मेरिट ये भी होती है कि किस व्यक्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं जिससे उसका सोशल कैपिटल बन रहा है। ताकत सिर्फ रुपयों में नहीं होती, ताकत सामाजिक स्थिति में भी होती है, ताकत धार्मिक भी होती है। गरीब से गरीब ब्राह्मण की सामाजिक स्थिति ऐसी होती है, गरीब से गरीब बनिए की सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि वो व्यक्ति अपने आसपास के अन्य लोगों से सहायता ले सकता है ताकि उसको पढ़ाई में या किसी और चीज़ में परेशानी ना आए। अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, ऊंची पोस्टों पर तक वो जा सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति पिछड़ी जाति का होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत गरीब तबके का होता है, तो उसकी सामाजिक कैपिटल ही ऐसी होती है, उसकी सामाजिक परिस्थिति ही ऐसी होती है कि जिस समाज में वो रहता है वहाँ पर सभी गरीब हैं, वहाँ पर सभी लाचार हैं, तो उसकी सहायता कोई नहीं कर पाता। तो कोई आपस में एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे की सहायता करके ऊपर उठने के लिए जो है सहयोग नहीं कर पाता। इसे ही कहते हैं सोशल कैपिटल, इसे ही कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आने वाली प्रिविलेज यानी सुविधाएं। और इन सुविधाओं को ही हम मेरिट कह सकते हैं। तो ये जो मेरिट है ये केवल नंबरों की नहीं होती, मेरिट होती है सोशल मेरिट। तो जो भारत में ऊंची जातियां हैं उनको सोशल मेरिट मिली हुई है, सामाजिक मेरिट मिली हुई है, सामाजिक प्रिविलेज मिला हुआ है। तो ये तो बात हो गई कास्ट की। आइए इस किताब पर वापस आते हैं। पार्ट 1 है इसका, प्रॉब्लम ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, यानी भाषाई आधार पर राज्यों के जो गठन है उसमें समस्या क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि राज्यों का जो गठन होगा ये कंट्रोवर्सी हुई क्यों? क्या ये जो पक्षपात या पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, या ये जो ओपिनियन है, मतलब कुछ लोग मान रहे हैं कि भाषाई आधार पर गठन होना चाहिए, कुछ लोग मान रहे हैं कि भाषाई आधार पर गठन नहीं होना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी क्यों है, ये वाद विवाद क्यों है, इसमें जो काउंटर क्लेम्स हैं ये क्या है, कंटिग्यूअस प्रोविंसेस क्या है, मतलब आसपास के जो राज्य क्या हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो हमें इसे समझने के लिए महाराष्ट्र प्रोविंसेस को कैसे बनना है ये हम लेटर स्टेज में पहुंचेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम इस प्रपोजल को समझने की कोशिश करते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन में समस्या क्या है। कि
जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन है उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसकी मेरिट क्या है, उसकी डिमेरिट क्या है, पहले हम ये समझते हैं, फिर हम आएंगे महाराष्ट्र पर, ऐसा बाबा साहब ने कहा। तो पहला पर्पस तो उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है। आमतौर पर माना जाता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने आप में एक डिस्टिंक्ट नेशनैलिटी है, एक अपना राष्ट्रवाद है उनका, और इसी तरह से हर किसी का अपनी अपनी संस्कृति है और अपना अपना भाषा है, तो इसलिए ये बनना चाहिए। तो संस्कृति और भाषा अलग अलग है हर राज्य की, और उसके आधार पर जो उनकी राष्ट्रीयता है, जो उनकी डिस्टिंक्ट नेशनैलिटी है, उसके लिए उसे बनना चाहिए, तभी राज्यों से मिलकर भारत एक संपूर्ण राष्ट्र बन पाएगा। डिफिकल्टीज अराइजिंग आउट ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, समस्या क्या है, परेशानी क्या है भाषाई आधार पर राज्य बनाने में। तो समस्या ये है कि सेंट्रल कि भारत का भविष्य आगे कैसा होगा। पहले तो केंद्र सरकार होगी, फिर राज्यों की सरकार होगी, उसके बाद केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार आपस में इस तरह से गुथी हुई होगी, आपस में ऐसे इंटरलिंक्ड होगी कि जो विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका है, ये सब के सब सही तरह से फंक्शन कर पाएं। ऐसा ना हो कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से केंद्र सरकार को या राज्यों को कुछ परेशानी हो। तो अमंग द मैनी इफेक्ट्स ऑफ, बहुत सारी जो कल्पना की गई है कि भाषा के आधार पर गठन होने से ये हो सकता है, वो ये कल्पनाएं हैं, मतलब उन्होंने जो लोग बोल रहे हैं वो भी बता दिया कि ये लोग सोच रहे हैं। अगर भाषा के आधार पर गठन होता है तो ऐसा लगता है कि जो गर्व है अपनी भाषा पर, वो लोगों में बहुत आ जाएगा। अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर ऐसा गर्व आ जाएगा कि वो एक तरह से एक राष्ट्र बनने की प्रयास कर सकते हैं, वो सेपरेट और सॉलिड बन सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो केंद्र सरकार का इनसबऑर्डिनेशन करें, मतलब केंद्र सरकार जो बात कह रही है उसकी बात को ना माने, इस तरह की भी मानसिकता आ सकती है। और ऐसा अगर हुआ तो केंद्र सरकार का काम करना तो नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी बात ये कही जाती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन बहुत घातक हो सकता है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, यानी जो विधायिका के बाद जो कार्यकारिणी के रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज हर राज्य की अलग हो जाएगी और केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग हो जाएगी। तो इस तरह से इनका काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जो सेटअप है, हाई कोर्ट का जो सेटअप है, प्रत्येक राज्य में हम हाई कोर्ट बनाएंगे और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। अगर हाई कोर्ट की राज्यों के हाई कोर्ट की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज, और सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो उससे जो है बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इन दोनों में समन्वय नहीं बना रहेगा। जो भी मुकदमों का फैसला हाई कोर्ट में नहीं हो पाएगा और सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी जाएगी, तब जो है ये जो कन्फ्लिक्ट है भाषाओं का, ये आड़े आ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार जो है उसको लागू करने में समस्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है, ये लागू करने में समस्या होगी। मैं इस बात को छोड़ ही देता हूं कि अलग अलग राज्यों के वकील अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग भाषाओं में अगर काम करेंगे तो इन सारे कोर्ट्स का एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब एक रूपता में काम करना मुश्किल हो जाएगा। और ये तो कोई सोच ही नहीं सकता कि समभाव के बिना ये संभव है, मतलब एक जैसा भाव अगर इस देश में नहीं रहा कि कोर्ट कैसे काम करेंगे, राज्य कैसे काम करेंगे, तो देश के टुकड़े होने की संभावना है और इस तरह से डिसऑर्डर हो सकता है, केओस हो सकता है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का लाभ समझते हैं। तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि इसके लिए पॉलिटिकल एडवांटेज होगी। पॉलिटिकल एडवांटेज साफ तौर पर होगी क्योंकि प्रत्येक जो नेता है वो अपने ही लोगों से, अपनी भाषा के लोगों से, अपने स्टेट के लोगों से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों को सही तरह से रिप्रेजेंट कर पाएगा, प्रतिनिधि उनका बन पाएगा, और जो है पॉलिटिकली एक एडवांटेजेस चीज़ है ये।
दूसरे नंबर पे है कि इसका मेन एडवांस ये है कि लोकतंत्र अच्छी तरह से काम करेगा, क्योंकि एक सामाजिक एकरूपता होगी ऐसे राज्यों में। सामाजिक एकरूपता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सामाजिक एकरूपता नहीं होती है तो किसी भी राज्य पर खतरा मंडरा सकता है। बिना सामाजिक एकरूपता के लोकतंत्र बनाया ही नहीं जा सकता। तो समाज में एकरूपता, भाषाई आधार पर जो एकरूपता होगी, एक जैसा होमोजीनियस लोग होंगे, तो उसके लिए लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करते, तो आगे चलकर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग इतनी तीव्र हो सकती है, इतना ज़्यादा अपराइज हो सकता है, मतलब विरोध हो सकता है कि हमें अपना अपना राज्य चाहिए। और इसके लिए जो है ऐसा हो सकता है कि राजनीतिक शक्तियों से, केंद्र सरकार से लोकल लोग, जो स्टेट्स के लोग हैं, वो घृणा करने लगें और केओस हो जाए। इसलिए लोगों को राज्य देने चाहिए। अब क्या है, लोकतंत्र की बात मैं करता हूँ कि लोकतंत्र जो है एक जैसी समरूपता बहुत ज़्यादा आवश्यक है एक लोकतंत्र होने के लिए। इसलिए जो है मैं कहता हूँ कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का ये सुनहरा मौका है, हमें गर्म लोहे पर हथौड़ा मार देना चाहिए। अब ये सवाल उठता है, क्या भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को पोस्टपोन किया जा सकता है? क्या इसे पीछे धकेला जा सकता है? मैं कहता हूं कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से ही मांग शुरू हो गई है। पहले से ही हमारे पास 6 ऐसे राज्य हैं जो अंग्रेज सरकार ने ही बना दिए थे, जो भाषाई आधार पर हैं, जिसमें से ईस्ट पंजाब है, यूनाइटेड प्रोविंसेस हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा हैं। ये सारे के सारे तो अंग्रेज सरकार ही बनाकर गई है, पहले से ही चल रहे हैं, और इनमें कोलाहल मच जाएगा अगर बंबई, मद्रास और सेंट्रल प्रोविंसेस का निर्णय नहीं लिया गया तो, और भाषा के आधार पर ये राज्य नहीं बताए गए तो। ये जो सिचुएशन है ये नागवार गुजरेगा, खतरनाक हो जाएगा, जैसे कि तुर्की के साम्राज्य के साथ और एस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के साथ हुआ था। हम इस चीज़ को जो है अगर अभी लागू नहीं करेंगे, अभी हम इसे नहीं करेंगे, तो ये उबाल ला सकता है, मतलब लोगों में गुस्सा बढ़ सकता है कि अगर राज्य ना बनाए जाएं। तो हमें ये जो धमाका है कि राज्यों के गठन के लिए देश में आंदोलन हो रहा है, इसको अगर रोकना है तो सही समय पर निर्णय लेना होगा, हम इसे धकेल नहीं सकते। अब बात आती है संप्रभुता की। जो संप्रभु भारत को, सभी राज्यों को संप्रभुता देनी होगी, ताकि वो अपने अपने राज्यों में अपने अपने कानून बना सकें, एक तरह से अपना अपना संविधान बना सकें। अब उसे संविधान नहीं कहा जाता है, अपने अपने कानून बना सकें, मतलब अपनी अपनी विधायिका होनी चाहिए, ताकि जो है उस राज्य के जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी विषय हैं, उस राज्य से संबंधित राज्य सरकारें उस पर काम कर सकें। अब परेशानी क्या है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में? इस सॉल्यूशन में परेशानी क्या है कि भाषाई आधार पर जब राज्यों का गठन होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि भारत की एकता को खतरा है। मेरा कहना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऑफिशियल लैंग्वेज अगर एक कर दी जाए, केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज एक कर दी जाए कि वो आपस में जब बात करेंगे तो इस लैंग्वेज में करेंगे, आपस में जो सरकारी कामकाज होंगे वो एक लैंग्वेज में होंगे, तब ये समस्या नहीं आएगी, मतलब तब ऐसी टूट की समस्या नहीं आएगी। मैं ये जानता हूँ कि मेरा जो सुझाव है वो कईयों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं हमेशा से ये बात पे अड़ा रहा हूँ कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की एक ही होनी चाहिए। और इसका जो आइडिया है ऑफिशियल लैंग्वेज का, वो सोशल कंपोजिशन जो पॉपुलेशन है, होमोजीनियस पॉपुलेशन है, मतलब एक स्टेट की पॉपुलेशन तो होमोजीनियस है, वहाँ पर हमें सरहद बंदी भी करनी है, मतलब कौन से राज्य का दायरा कितना होगा उसके हिसाब से भी करना है। और हम जो है किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप ये ऑफिशियल लैंग्वेज अपनाएं, लेकिन हमें ये बात सबको समझानी होगी कि जो राजकीय भाषा है वो एक रखने से ही पूरा देश जो है मिलजुल कर सही दिशा में काम कर सकता है। अब बात आते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तमिल और बंगाल में
अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर इस तरह से हम सबकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाते तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में आपस में संवाद में दिक्कत हो सकती है कि केंद्र सरकार में बैठे लोग अगर तमिल, मराठी, बंगाली नहीं समझ सके या राज्य सरकारों में बैठे लोग अगर उनके आदेशों को नहीं समझ सके तो समस्या हो जाएगी। तो मैं आउट एंड आउट यानी कि एब्सोल्यूट वकालत करता हूं कि कुछ भी हो जाए, हमेशा जो राज्य हैं वो अलग राष्ट्र नहीं बनने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अलग राष्ट्र बन जाएं और इसके लिए उन्हें जोड़े रखने के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाषाई आधार पर अगर राज्यों का गठन होगा तो कभी कोई खतरा नहीं होगा। राज्यों के टूट के भारत से अलग होने पर खतरा केवल तब हो सकता है जब हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक ना रखें। ऑफिशियल लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज वुड लीड प्रोविंशियल कल्चर्स टू बी आइसोलेटेड, क्रिस्टलाइज्ड, हार्डन्ड एंड सॉलिडिफाइड। तो अगर आप अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज, अलग अलग राज्यों की अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज रखते हैं तो जो है वो उनका अलग से जो सेपरेशन है वो तब जाके मजबूत होगा। इसलिए भारत के रीयूनियन के लिए, यूनाइटेड इंडिया के लिए ज़रूरी है कि ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविंसेस की और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ही होनी चाहिए, सेम लैंग्वेज होनी चाहिए। अब मैं बात आता हूँ कि ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज लिंग्विस्टिक प्रोविंस में जो है डिफरेंट क्यों नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज विल बी यूज्ड ओनली इन द फील्ड ऑक्यूपाइड बाय द गवर्नमेंट। इससे कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि सिर्फ सरकारी कामकाज के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ होगा। इससे जो है ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज के बीच में कोई कंपटीशन अगर हुआ भी तो वो हेल्दी कंपटीशन होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि सरकारी कामकाज के अलावा जो लोग बातचीत करेंगे या जो व्यवहार करेंगे या अपना साहित्य लिखेंगे उसमें कोई समस्या आती है। इट इज़ नो मोर इनटॉलरेबल टू प्रेजेंट पोजिशन दैट वी हैव इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। मैं ये बात जो है बिना डरे या बिना किसी को ये बात ऐसा नहीं है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त हो क्योंकि अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया है। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए और मेरा यही मानना है कि सभी राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। देखिए मैं इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। ये जो बाबा साहब कह रहे हैं ये नहीं हो पाया। इससे हुआ क्या, एक मुकदमा जो है तमिलनाडु का मुकदमा लड़ते लड़ते जो है पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मतलब हाई कोर्ट तमिलनाडु का मुकदमा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और तमिलनाडु के जो मुकदमे के पेपर्स हैं वो सारे के सारे तमिल भाषा में हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या कराना पड़ता है, तमिल भाषा के उन 100 हजार पेजेस का जो जिसे जजमेंट कहते हैं उस जजमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। तो ये जो है इसमें पहले ही भारत में मुकदमों का इतना बड़ा बैकलॉग है। माना जाता है कि लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में मिला के 4 करोड़ मुकदमे लंबित हैं और इस तरह से हाई कोर्ट में भी लाखों में मुकदमे लंबित हैं और हज़ारों में सुप्रीम कोर्ट में हैं। अगर भारत जिस पेस से, जिस रफ्तार से मुकदमों का सॉल्यूशन कर रहा है उस हिसाब से तो हज़ारों साल लगेंगे इन मुकदमों के सॉल्यूशन करने के लिए। तो बाबा साहब ने जो कहा था कि हर हाल में सरकारी कामकाज के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेज़ी होनी चाहिए, अगर वो किया जाता तो भारत को बहुत लाभ होता। दूसरा, अंग्रेज़ी की वजह से जो है अंग्रेज़ी को इतनी सख्ती से नहीं लागू करने की वजह से भारत के काफ़ी राज्य पिछड़े भी रह गए। दक्षिण भारत में तो अंग्रेज़ी काफ़ी राज्यों ने अपनाई अपनी शिक्षा में, अपनी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों ने स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में पहले अंग्रेज़ी नहीं अपनाई थी। अब तो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स जो हैं वो अंग्रेज़ी मीडियम के होने लगे हैं। पहले जो राज्य सरकारों के स्कूल होते थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, हरियाणा के हों, वो सबके सब हिंदी मीडियम होते थे और इसकी वजह से जो है अंग्रेज़ी बच्चों की अच्छी नहीं हो पाती थी और ऑफिशियल लैंग्वेज भी अंग्रेज़ी नहीं थी। तो कोई भी किसी भी राज्य का मुकदमा, किसी भी हाई कोर्ट का मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट सीधा कह देता है कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो ये जो है भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसका इतना टाइम वेस्ट हुआ है जी। तो
अब जो है क्योंकि ये जो बात है ये नहीं मानी गई थी। द रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन, मतलब संतोषजनक सुझाव, संतोषजनक जो सॉल्यूशन है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं ये जानता हूँ कि सॉल्यूशन कोई भी हो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसके लोकतंत्र के हिसाब से ही हमें कुछ ऐसा समाधान निकालना होगा कि हमें भाषाई एकता भी बनी रहे, एक कॉमन लैंग्वेज भी हो राज्य की, एक रूपता भी बनी रहे, और दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है। तो चाहे बंगाली, तमिल, आंध्रा, महाराष्ट्र, कितने भी राज्य हों, सभी राज्यों में जो उनकी मातृभाषा है उसका हमें ज़रूर ख्याल रखना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सॉल्यूशन है वो इमीडिएट सॉल्यूशन जो है वो ये है कि दो कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता हो। माफ़ कीजिएगा, आज मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में अंधेरा आ रहा है, समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किस तरफ लाइट का डायरेक्शन है। तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि ये कह रहे हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। पहली कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी द वेरी नेक्स्ट बेस्ट टू आइडियल, जो सबसे आइडियल चीज़ है उससे बराबर की होनी चाहिए, अगर आइडियल ना हो तो उसके आसपास तो होनी चाहिए। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इट सेल्फ इन टू द आइडियल, वो ऐसी होनी चाहिए, जो भी सॉल्यूशन है ऐसी होनी चाहिए कि वो आइडियल के नज़दीक डेवलप हो सके, वहाँ तक जा सके। तो मैं कहना चाहूँगा कि यही दो बातें जो हैं हमें माननी चाहिए भाषाई आधार पर जब हम गठन करें। तो अब बात आती है पार्ट 2। पार्ट 2 है, विल महाराष्ट्र बी अ वाइबल प्रोविंस? क्या महाराष्ट्र एक वाइबल यानी कि प्रैक्टिकल राज्य बन पाएगा? अब ये कहते हैं प्रैक्टिकल यानी टेस्ट ऑफ वाइबिलिटी, वाइबिलिटी का मतलब है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, संभव। तो इसका जो है क्या ये संभव है, इसका टेस्ट कैसे लिया जाए? इस पर्टिकुलर सवाल पर जब मैं आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वाइबिलिटी होती क्या है। वाइबल प्रोविंस वो होता है जो कुछ टेस्टों पे खरा उतरे, और कि उसका साइज़ कितना होना चाहिए, उसके पास जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, और जो जनसंख्या है और जो उसका साइज़ है उसके हिसाब से वो अनुरूप रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, मतलब इतना पैसा कमा सकता है उद्योग धंधों से कि उस राज्य का खर्चा चल जाए। तो एक कोई भी राज्य सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए, मतलब केंद्र सरकार से तो मदद आती ही आती है, लेकिन फिर भी हर राज्य को सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए कि वो खुद का खर्चा निकाल सके, राज्य को चलाने का खर्चा एक राज्य खुद निकाल सके। तो इसलिए सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब सरकारी कामकाज के लिए जितना भी पैसा है वो राज्य उसमें निकाल सके, अपने उद्योग धंधों से, अपने टैक्सेस से वो खर्चा निकाल सके, और सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक कल्याण के लिए भी पैसे बचे रहें। क्या महाराष्ट्र एक वाइबल स्टेट साबित होगा? तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन को और महाराष्ट्र के साइंस को और महाराष्ट्र की भाषा को देखकर ये टेबल बनता है। तो यहाँ पर उन्होंने टेबल बनाया है। मैं इस टेबल को नहीं पढ़ूंगी, ये मुझे समझ में आएगा भी नहीं। इसका उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का क्या एरिया है, महाराष्ट्र की क्या पॉपुलेशन है। अगर महाराष्ट्र में काट छांट कर दी जाए या महाराष्ट्र में काट छांट ना भी कर दी जाए तो क्या स्थिति होगी। महाराष्ट्र में जो है मराठी स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, और उसके अगर महाराष्ट्र में काट छांट कर दी जाए तो भी महाराष्ट्र की पॉपुलेशन और महाराष्ट्र का साइज ऐसा है कि जो है वाइबल स्टेट बन सकता है। अब महाराष्ट्र की रेवेन्यू यानी आमदनी के बारे में बात करते हैं। किसी भी राज्य की आमदनी बहुत ज़रूरी है उसे बनाने के लिए, उसे चलाने के लिए। क्या टैक्स से इतनी आमदनी आ रही है? हाँ, तो ये बताते हैं कि इतने करोड़ आ रही है। अब मैं तुलना करना चाहूँगा महाराष्ट्र की दूसरे राज्यों से। ये जो तुलना है ये पॉपुलेशन के आधार पर भी होगी, और पॉपुलेशन के आधार पर कितनी आमदनी हो रही है उस आधार पर भी होगी। तो ये तुलना करते हैं अमेरिका के एक राज्य से। तो अमेरिका का जो राज्य है टेक्सास और डेलावेयर, उससे ये महाराष्ट्र की तुलना करते हैं। तो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो है संक्षेप में मैं ये कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र को बिना काटे छाटे भी महाराष्ट्र अमेरिका के डेलावेयर राज्य से बड़ा है और पॉपुलेशन में भी बड़ा है, और फिर भी जो है महाराष्ट्र अपना खर्चा निकाल पा रहा है। तो इस तरह से भाषाई आधार पर महाराष्ट्र का गठन एक वाइबल है, मतलब संभव है,
प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। शुड द महाराष्ट्र प्रोविंस भी फेडरल और यूनिटरी, क्या महाराष्ट्र का जो प्रोविंस है, महाराष्ट्र का जो राज्य है, वो एक राज्य होना चाहिए या फेडरल होने चाहिए, यानी दो धड़ों में बटा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, ये एक विवाद उन्होंने उठाया है, बेमतलब का विवाद उन्होंने उठाया है कि महाराष्ट्र में दो विधायिकाएं होनी चाहिए और महाराष्ट्र का जो सब प्रोविंस है वो बम्बई के आसपास जो मराठी बोलने वाले लोग हैं उनका अलग होना चाहिए और सेंट्रल प्रोविंसेस बेरार से जुड़ता हुआ अलग होना चाहिए। ये महाराष्ट्र के दो हिस्से करने की जो बात है, मैं इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है, इस आर्ग्यूमेंट में कोई दम नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ ऊंची जाति के राजनेता अपना करियर चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर दो दो विधायिकाएं बन गई तो उनके पास ज़्यादा मौके होंगे राज सत्ता प्राप्त करने के। इसका कुछ भी मतलब नहीं पड़ता कि महाराष्ट्र में दो दो विधायिकाएं बनाई जाएं। तो और इस मामले में मैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की भी वकालत नहीं करता। मतलब मैं ये नहीं कहता कि महाराष्ट्र की जनता से पूछ लो कि तुम्हें दो विधायिकाएं चाहिए कि नहीं चाहिए। इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ज़्यादा छोटे राज्य बनाते हैं तो ज़्यादा छोटे राज्य परपेचुअल बर्डन रहेंगे। परपेचुअल मतलब लगातार लगातार बोझ बने रहेंगे भारत पर, और वीकनेस मतलब कमजोरी का जब भी समय आएगा, भारत के विरुद्ध कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी, तब तो वो पूरी तरह से हमारी कमजोरी साबित होंगे। ज़्यादा छोटे राज्य कमजोरी साबित हो सकते हैं और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो लगातार बोझ बने रहेंगे और मुश्किल के समय में देश पे जब विपत्ति आई, कोई इमरजेंसी आई, कोई, तो वो कमजोरी बनेगी भारत की। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने का यही तरीका है कि महाराष्ट्र एक ही रहे, महाराष्ट्र को एक राज्य बनाया जाए। अब बात आते हैं महाराष्ट्र और चौथा हिस्सा है महाराष्ट्र और बम्बई शहर, महाराष्ट्र एंड द सिटी ऑफ बम्बई। तो अब क्या है, कंट्रोवर्सी ओवर बम्बई, बॉम्बे के ऊपर विवाद। ये जो है, जो बॉम्बे शहर है, ये भारत के मर्चेंट चैम्बर है, मतलब भारत में यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर हैं। सिर्फ 60 व्यापारियों ने एक समूह में मीटिंग की, उसमें से केवल एक भारतीय ईसाई था, बाकी सब के सब गुजराती उद्योगपति और गुजराती व्यापारी थे। ये सारी की सारी एक छोटी सी मीटिंग को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया कि जैसे कोई तूफान आ गया हो, यानी कि ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर इसको बताया। ये मैं इस बात की निंदा करता हूँ कि ये एक बेमतलब की मीटिंग को जानबूझकर बढ़ाया चढ़ाया, और ये जो है इस बात की जो है लॉर्ड बिरकनहैंड जो आयरिश लीडर थे, उन्होंने मिस्टर रेडमंड को जो आयरिश कंट्रोवर्सी के समय कहा था कि माइनॉरिटी इज़ अ मेजॉरिटी, जो माइनॉरिटी है हम उसको मेजॉरिटी मान लेंगे। तो गुजराती व्यापारी माइनॉरिटी हैं, मगर वो ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बम्बई महाराष्ट्र से अलग होनी चाहिए। ये जो मेरा प्रस्ताव है, मेरा जो मेमोरेंडम है, ये पूरी तरह से इनकम्प्लीट होगा, बुरी तरह से इनकम्प्लीट होगा। अगर मैं ये छोड़ दूं, अगर मैं ये छोड़ दूं इस विवाद के प्रोज एंड कॉन्स, इस विवाद के पक्ष में और विपक्ष में बातें, ये इसलिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने किया है। तो मतलब जो गुजराती व्यापारी थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बम्बई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहिए, और इस बात का जो ढोल है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने पीटना शुरू कर दिया। और बाबा साहब इस बात से नाराज थे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं मैं होने दूंगा और अपनी बात को मैं अच्छे से रखूंगा भी। प्रपोजल रिगार्डिंग बॉम्बे, अब ये बताते हैं कि क्या हुआ उस मीटिंग में। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को ये पोस्टपोन क्यों करना चाहते हैं, ये क्यों चाहते हैं कि इसको धकेल दिया जाए आगे। अगर पोस्टपोन नहीं किया जाए तो ये क्यों चाहते हैं कि बम्बई को तोड़ के महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाए। तीसरा सुझाव इसमें ये दिया गया कि बम्बई के आसपास का कोंकण का हिस्सा मिलाकर एक नया जगह बना दी जाए। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। डिसीजन रिगार्डिंग बॉम्बे मस्ट बी मेड नाउ, बॉम्बे के बारे में
अभी निर्णय लेना होगा। मेरे को इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को ये पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि महाराष्ट्र बंबई के साथ रहेगा और यही होगा, क्योंकि इसमें चाहे 5 साल लगे चाहे 10 साल, लेकिन होगा यही। इस चीज़ को वापस धकेलने से पीछे धकेलना एक तरह का एस्केपिज्म है, पलायनवाद है, और मैं पलायनवाद में विश्वास नहीं रखता। इसलिए मैं अभी इस विवाद का निपटारा करना चाहता हूं। मेरा ये सवाल है कि इस बात का आधार क्या है कि बंबई को महाराष्ट्र से अलग रखा जाए। ये कहते हैं कि बंबई को महाराष्ट्र से अलग रखने के ये आधार हैं। पहला ये कहते हैं, ये जो जिन्होंने ये मीटिंग की थी, ये कहते हैं कि बंबई तो कभी महाराष्ट्र का हिस्सा था ही नहीं। दूसरा कहते हैं कि बॉम्बे जो है मराठा एम्पायर का भी हिस्सा नहीं था। तीसरा ये कह रहे हैं कि मराठी बोलने वाले लोग जो हैं बंबई में मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ही नहीं। चौथा कह रहे हैं कि गुजराती पुराने बाशिंदे हैं बंबई के। पांचवा कह रहे हैं कि क्योंकि बंबई महाराष्ट्र के व्यापार का केंद्र है, इसलिए महाराष्ट्र जो है ये नहीं कह सकता कि सिर्फ महाराष्ट्र का हक है बंबई पे, बंबई तो पूरे देश का होना चाहिए। छठा पॉइंट ये कहते हैं कि गुजराती बोलने वाले जो लोग हैं वो ही बंबई के व्यापारी हैं, वही बंबई में व्यापार चला रहे हैं। मराठी तो केवल क्लर्क हैं और कूली हैं, सामान ढोने वाले। इसलिए क्योंकि सारा व्यापार ही गुजराती चला रहे हैं, इसलिए बंबई जो है अलग कर दी जानी चाहिए महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र का वो हिस्सा ऐसे नहीं बनता। महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र बंबई को इसलिए चाहता है क्योंकि बंबई की जो अतिरिक्त आमदनी है उसे महाराष्ट्र राज्य खाना चाहता है, और मल्टीलिंगुअल स्टेट इज़ बेटर। ऐसा राज्य बेहतर होता है जिसमें एक से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हों। ये लोगों की जो आज़ादी है उसके लिए घातक नहीं होगा। 9वां पॉइंट इन लोगों ने ये दिया कि अगर हम राज्यों का गठन कर देते हैं तो हमें तार्किक आधार पर वो गठन करना होगा, राष्ट्रीय तार्किक आधार पर। अब मैं बात करता हूँ बर्डन ऑफ प्रूफ की, मतलब प्रूफ कौन देगा इन बातों का, जो सबूत है वो कौन देगा। मैं ये एग्जामिन इनके पॉइंट्स कर चुका हूँ और मैं पहले 2 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले ये कहते हैं कि बंबई कभी महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं थी और बंबई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो है मैं सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स पे चर्चा करता हूँ। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि बंबई कभी महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं था। इतिहास की बात करते हैं। ये जो पॉइंट्स इन्होंने उठाए हैं इसको रोशनी में देखना है, इतिहास की और भूगोल की, दोनों की रोशनी में देखना है। अगर इतिहास की बात करें तो भारत का इतिहास, क्या पूरी दुनिया का इतिहास ऐसा इतिहास रहा है जिसमें विजेता और विजित, मतलब कि कोई किसी पर हमला कर रहा है और दूसरी पॉपुलेशन को अपने अंडर ले रहा है। पूरी दुनिया में ही ऐसा है। ऐसा तो यूरोप में भी हुआ है, लेकिन यूरोप में जब भी ऐसे हमले हुए तो बाहर के जितने भी लोग आए, यूरोप ने विरोध के बावजूद, ऐसे हमलों के बावजूद उस पॉपुलेशन को अपने अंदर मिला लिया, एसिमिलेट कर लिया, और जो अब है वो एक ही देश बन गए, क्योंकि उन्होंने बाहर से जितने भी लोग आए वो व्यापार भी लाए और उन्होंने आपस में रोटी बेटी का संबंध किया, आपस में शादियां की। लेकिन ये जो कहना है कि बाहर से जितने भी आक्रांता आते हैं ये वो अपनी अपनी सिविलाइजेशन, अपनी अपनी सभ्यता की छाप छोड़ देते हैं, इसलिए यूरोप जो है इकट्ठा रह पाया। लेकिन क्या भारतीयों की ऐसी प्रवृत्ति है? भारत में ऐसी प्रवृत्ति कभी रही ही नहीं है। मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया, फिर भी मुसलमान मुसलमान रहे, हिंदू हिंदू रहे। गुजरातियों ने मराठाओं पर राज किया, फिर भी गुजराती गुजराती रहे, मराठे मराठे रहे। गुजरातियों और इस तरह से चालुक्यों ने भी महाराष्ट्र पर राज किया था, लेकिन सिर्फ चालुक्यों ने नहीं, शिलाहरों ने राज किया, लेकिन ना तो शिलाहर ना ही चालुक्य कभी भी मराठों से मिल पाए। कभी भी हमारा जो देश है आपस में मिलता नहीं है। आप जानते हैं उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न कास्टिज्म है, उसका रीज़न हिंदू धर्म है। कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं। तो इंटरनल अपहेवल्स, मतलब भारत में चाहे कितनी भी अंदरूनी उथल पुथल हो, चाहे एक्सटर्नल एग्रेशन, चाहे बाहर से हमला हो, भारत के जो लोग हैं वो आपस में हमलावरों से या अंदर बाहर कितना भी हो, आपस में एसिमिलेशन तो है नहीं। जब मिलते ही नहीं हैं तो इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं रहता कि मराठा एम्पायर का बंबई हिस्सा था या नहीं, महाराष्ट्र का हिस्सा था या नहीं, फलाने ने महाराष्ट्र पर राज किया या नहीं। क्योंकि अगर कोई राज करे या ना करे, लोग तो आपस में मिलते ही नहीं हैं।
अब मैं बात करता हूँ भूगोल की। जहाँ तक भूगोल की बात है, मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि बम्बई का जो शहर है वो दमन और कारवार के बीच में पड़ता है। कोई कैसे कह सकता है कि 85 मील का ये एरिया जो दमन और गुजरात के दमन और कारवार के बीच, कर्नाटक के कारवार के बीच मिलता है, वो अलग से तोड़कर कोई राज्य बनाया जाए, जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो भूगोल के रूप में महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो बम्बई और मराठा एम्पायर के बारे में बात करता हूँ। मराठों को बम्बई की बिल्कुल नहीं पड़ी थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने बम्बई पर अधिकार करने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि मराठे हमेशा से एक लैंड पावर रहे थे। मतलब वो लैंड लॉक्ड लोग थे, वो ज़मीन की ताकत बनना चाहते थे, उन्हें बंदरगाहों में रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने जो बम्बई है उस पर कब्जा करने की कोशिश भी नहीं की। विद द डिसीजन ऑफ पॉइंट 1 एंड 2, अब मैंने 2 पॉइंट बता दिए हैं, इतिहास के, भूगोल के, और मैं कहता हूं कि बाकी के पॉइंट्स को तो ये लोग खुद साबित करें कि क्या प्रूफ है, इस बेसिस पे आप कैसे कह सकते हो कि महाराष्ट्र को बम्बई से अलग कर दिया जाना चाहिए। मैं सर्वसम्मति से ये जो अटकलबाजियां ये कर रहे हैं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की कि मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है। ये सर्वसम्मति का सवाल ही नहीं है, इसमें 3 अलग अलग प्रोफेसर्स ने अलग अलग राय दी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोफेसर गाडगिल की। प्रोफेसर गाडगिल कहते हैं कि मराठी बोलने वालों की संख्या महाराष्ट्र में, बम्बई में 51% है। इसके बाद बात करता हूं प्रोफेसर घीवाला की। वो कहते हैं कि मराठी बोलने वाले 41% हैं। तीसरे आते हैं प्रोफेसर वकील, जो कहते हैं कि मराठी बोलने वाले 39 यानी कि 39% है बम्बई में। इन तीनों में से किसी को नहीं पता है, सही अंदाजा किसी के पास नहीं है। ऐसा लगता है कि इनके पास कोई सही आंकड़े नहीं हैं, ये केवल अंदाजे लगा रहे हैं। तो अंदाजों के आधार पर बम्बई को सेटल किया जाएगा क्या? क्या हम अंदाजों के आधार पर बम्बई पर अधिकार छोड़ देंगे क्या? अब चौथा पॉइंट आता है, जो ये दावा कर रहे हैं कि गुजराती असल में बम्बई के ओरिजिनल लोग हैं, नेटिव लोग हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि गुजराती कभी भी बम्बई के ओरिजिनल नेटिव मूल निवासी नहीं थे। गुजराती तो अपने आप से बम्बई में आए भी नहीं हैं, अपनी इच्छा से बम्बई में आए भी नहीं हैं। गुजराती आढ़तिये थे और जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई बुलाया था, और इसका हमारे पास पूरी तरह से सबूत भी है। 1671 का अंग्रेज सरकार का गैजेट छपा है बम्बई टाउन आइलैंड की वॉल्यूम 1 में। इसमें एक चीज़ का जिक्र है, एक जहाज का जिक्र है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उस जहाज को आने दिया जाए, उस जहाज को डॉक पर खड़े रखने दिया जाए, उस जहाज से कम किराया लिया जाए, और ये सब कह रहा है एक गुजराती व्यक्ति अंग्रेज सरकार को। तो ये उसको क्या क्या छूट दी जाएंगी, ये इसके बारे में गजट छपा था। अब इसमें एक और सबूत देते हैं कि ये जो गुजरातियों को विशेष सुविधाएं मिली हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी है, इस बात का एक और सबूत है कि नीमा पारिख नाम के एक गुजराती बनिए ने एक पेटिशन दी थी। अंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रस्ताव दिया था। उसने कहा था कि मैं कंपनी से कहना चाहता हूं कि हमें बम्बई आने की, वहां रहने की इजाज़त दी जाए बिना किराए के। मतलब बिना हमसे वहाँ रहने का किराया नहीं लिया जाए, और हमें ऐसे घरों को खरीदने की, हमें ऐसे घरों में रहने की, घरों को खरीदने की इजाज़त दी जाए जहाँ पर केवल ब्राह्मण रह सकते हों, जहाँ पर केवल बनिए रह सकते हों। उस इलाके में अंग्रेज़, पुर्तगाली, ईसाई, मुसलमान नहीं आने चाहिए। हमारे इलाके में किसी भी जानवर की हत्या नहीं होनी चाहिए, और हमारे इलाके में जो है अगर ऐसा कोई आता है तो उसको कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने कहा कि हमारा जो परिवार है वो उसको कहा जाए कि हमारा परिवार ही आपस में पैसे का लेन देन कर सकता है। मतलब जो है साहूकार थे वो लोग। अब इन्होंने तीसरी मांग ये रखी कि हम डेप्यूटी गवर्नर से दोनों से मांग रखते हैं कि हमारा जो वकील हो, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारा पैसों को लेकर कोई वाद विवाद होता है तो हमें अपनी ही जाति का वकील चाहिए, मतलब बनिया या ब्राह्मण ही चाहिए। और
आगे ये मांग रखते हैं, ये मांग कौन रख रहे हैं? ये नीमा पारिक बनिया नाम है उस व्यक्ति का, नीमा पारिक बनिया, जिसने लिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी से ये मांग रखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी असल में गुजरातियों को बुला रही थी कि तुम बम्बई आओ, बंदरगाह के नज़दीक आओ। वो इसलिए बुलाना चाहते थे क्योंकि सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी, वहाँ से उन्होंने व्यापार शुरू किया था। जब उन्होंने बनियों को आड़तियों के रूप में तैयार कर लिया कि इनसे हम लेन देन कर सकते हैं, तब उन्होंने उन्हीं गुजराती बनियों को आह्वान किया कि आप आके बम्बई में बसें। जब उन्होंने आह्वान किया कि बम्बई में बसें, तो गुजरातियों ने मांग की कि हमें ये छूटें दी जाए, मतलब बिना किराए के हमें बड़े बड़े रहने के लिए घर दिया जाए, हमारे घरों के आसपास मुसलमान, ईसाई और नीची जात के लोग कोई भी नहीं भटकना चाहिए, किसी भी जानवर की हत्या नहीं होनी चाहिए, हमें वकील भी अपना ही चाहिए अगर कोई वाद विवाद हो जाए तो, पैसे का लेन देन भी हम आपस में ही करेंगे, और इसके अलावा जो है हमें 10 मण तंबाकू मुफ्त में लाने की इजाज़त दी जाए, 12 महीने का लिए हमारा जो जहाज़ है वो बंदरगाहों पर खड़ा भी रहे तो उससे किराया ना लिया जाए, और जो हमारे नौकरों को भी कहीं आने जाने की एग्रेस रिग्रेस यानी कि आना जाना, मराठी में इकड़े तिकड़े भी बोलते हैं आने जाने को, तो उसकी इजाज़त दी जाए कि हमारे नौकर तक यहाँ वहाँ आ जा सकें, हमारे किसी भी व्यक्ति को, गुजराती ब्राह्मण को, गुजराती बनिए को ईसाई बनने के लिए ना कहा जाए। और साथ में जो है ये जो पेटिशन है नीमा पारिक की, ये 3 अप्रैल 1677 को बम्बई के डेप्यूटी गवर्नर को सौंपी गई, और इसके जवाब में जो है डेप्यूटी गवर्नर बम्बई के क्या कहते हैं कि ठीक है, हम आपको वाड़े दे देंगे। वाड़ा होता है मराठी में बहुत बड़े बड़े घर, कि हम आपको घर दे देंगे, ज़मीन दे देंगे, घर बनाइए, बने हुए घरों में रहिए, कोई किराया आपसे लिया नहीं जाएगा, कोई आपको ज़बरदस्ती ईसाई नहीं बनाएगा, कोई मुसलमान आपके इलाकों में नहीं घुसेगा, कोई भी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति आपके घरों के आसपास नहीं भटकेगा, अगर कोई आएगा भी तो उसको कड़ी दंड दिया जाएगा, और जो है आपसे किसी किस्म का किराया नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हमारे जो जहाज़ हैं वो खड़े रहें बिना किराए के, हमें आप 100 टन माल लेके अगर कोई जहाज़ आए तो उसका 1 रुपया टैक्स में दे दीजिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी तो कमाना था। तो वो इस तरह की नेगोशिएशन कर रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि हाँ, ये इस तरह की नेगोशिएशन चल रही हैं आपस में। तो इन बातों से पता चलता है कि इनको हाँ सारी बातें मंजूर कर ली लगभग अंग्रेज सरकार ने, केवल पैसों को लेकर थोड़ा सा बात हुआ कि नहीं आप इतने नहीं इतने दे दीजिए, और साथ में ये कहा कि हाँ हम आपके नौकरों को भी आने जाने की इजाज़त देंगे, आपको घोड़े रखने की इजाज़त है, आपके नौकरों को तलवार रखने की इजाज़त है ताकि वो गुंडों से रक्षा कर सके खुद की, तो हम आपको पूरी तरह से ये छूट देते हैं। तो ये सूरत काउंसिल ये बात क्यों छुपा रही है कि नीमा पारिक बनिए का सेटलमेंट समझौता हुआ था बम्बई के गवर्नर के साथ, और उसके बदले में सूरत के, गुजरात के बनिए, ब्राह्मण और मूर जाति के, यानी ये सारी ऊंची जातियां थी, ये जाति के लोग बम्बई आकर बसे थे। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि बम्बई के मूल निवासी तो गुजराती कभी नहीं थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको बुलाया था। बॉम्बे एम्पोरियम ऑफ इंडिया, बॉम्बे भारत का है, ये बात मैं मानता हूँ कि बम्बई पूरे भारत का है, और बम्बई जो है लेकिन मैं ऐसा नहीं हो सकता कि बम्बई को ही इस तरह से क्लेम करें, क्योंकि बम्बई में बंदरगाह है तो बम्बई महाराष्ट्र का ना हो। ये तो ऐसा हुआ कि स्विट्ज़रलैंड जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ से स्विट्ज़रलैंड ऐसी जगह से घिरा है जैसे कि हरियाणा राज्य को समंदर नहीं लगता, तो अगर हरियाणा राज्य इस्तेमाल करता है बम्बई के बंदरगाह का, तो हरियाणा ये क्लेम तो नहीं कर सकता कि बम्बई का बंदरगाह हमारा हो गया। स्विट्ज़रलैंड ये क्लेम तो नहीं कर सकता कि इंग्लैंड का बंदरगाह जो है स्विट्ज़रलैंड का हो गया। इसलिए भारत का अगर कोई भी राज्य बम्बई के बंदरगाहों का इस्तेमाल करता है, कोई भी व्यक्ति बम्बई के बंदरगाहों का अपने जहाज़ रोकने के लिए, रखने के लिए, आने जाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो ये दावा बिल्कुल नहीं कर सकता कि बम्बई उसके राज्य का हो गया। बम्बई पूरे देश का ज़रूर है, लेकिन महाराष्ट्र पर उसका हक है। तो इस तरह से इन्होंने स्विट्ज़रलैंड का एग्जाम्पल देकर अपनी बात को ज़ोर से रखा, और फिर इन्होंने पॉइंट 6 दिया कि गुजराती जो हैं बम्बई को चलाने वाले उद्योगपति और मालिक हैं, इंडस्ट्री उद्योगपति और व्यापारी हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो पॉइंट्स हैं जो गुजराती लोग, जो 60 लोगों की मीटिंग हुई थी, उसमें रख रहे थे कि हमें बम्बई दे दो या फिर बम्बई को कोंकण से मिला के एक अलग राज्य बना दो। किसी भी हालत में बम्बई और महाराष्ट्र एक जगह नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वो गुजराती मोनोपोली, गुजराती एकाधिकार बनाए रखना चाहते थे बम्बई पर। तो अब उसके हर पॉइंट का खंडन करते आ रहे हैं बाबा साहब। छठे पॉइंट का इन्होंने खंडन किया कि गुजराती कहते हैं कि हम ही उद्योग धंधे बना रहे हैं, हम ही बम्बई को बना रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि उनकी इस बात में ज़रा सा भी दम नहीं है, कोई नींव इस बात पर नहीं टिकी है। गुजरातियों ने कुछ नहीं बनाया, यूरोप के लोगों ने बनाया। यूरोप के लोगों ने बम्बई में उद्योग धंधे लगाए, गुजराती केवल उन लगे लगाए उद्योग धंधों के बनिए बन के व्यापारी बनकर आ गए। तो ऐसा नहीं है कि गुजराती उद्योग धंधे करने वाले हैं, गुजराती व्यापारी हैं, गुजराती लेन देन का काम करते थे, उन्होंने फैक्ट्रियां नहीं लगाई हैं। तो ये कहना कि हमने बम्बई की में उद्योग धंधे बनाए, ये गलत क्लेम है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गुजरातियों का ये दावा भी बिल्कुल गलत है कि सारा का सारा व्यापार का सिस्टम भी उन्होंने बनाया है। नहीं, अंग्रेज़ों ने उन्हें सिखाया कि आड़ रहन रखना क्या होता है, मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी क्या होता है, मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी क्या होता है। जिसके पास संपत्ति गिरवी रख ली जाए उसको मॉर्टगेजी कहते हैं। मतलब आप जब होम लोन लेते हैं तो आप अपना जो मकान है उसे बैंक के पास गिरवी रख देते हैं, तो बैंक क्या हुआ, मॉर्टगेजी। और आप जिसने गिरवी रखा है उसको क्या कहेंगे, मॉर्टगेजर। तो ये जो गिरवी रखने का, चीज़ें गिरवी रखकर पैसे देना और ये जो सिस्टम है, ये सारा अंग्रेज़ों ने गुजराती बनियों को सिखाया था। तो ये कहना कि हमने व्यापार चला दिया, हमने व्यापार बना दिया, ये भी गुजरातियों का बिल्कुल गलत दावा है। ना तो उन्होंने उद्योग धंधे बनाए हैं, उद्योग धंधे भी अंग्रेज़ों ने बनाए हैं, और व्यापार करना भी उन्हें इस किस्म का व्यापार करना, मतलब आड़ती बनना, लेन देन करना, साहूकारी करना, इस तरह से आड़ रहन रखकर चीज़ें रखना, गिरवी रखना, ये सारा सिस्टम अंग्रेज़ों का सिखाया हुआ है। तो इसलिए गुजरातियों का दावा गलत है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हर हाल में बम्बई महाराष्ट्र के पास ही रहेगी। देखिए, मैं चौंक जाती हूं जब लोग बिना बाबा साहब को पढ़े उनकी निंदा करने लग जाते हैं। एक किताब भी, पतली सी 80-90 रुपए की एक किताब भी कोई पढ़ लेगा तो उनका प्रशंसक हुए बिना नहीं रहेगा। एक एक पॉइंट में उन्होंने, जैसे बम्बई को नहीं जाने दूंगा मराठियों के लिए, अपना महाराष्ट्र होने का, अपना मराठी होने का भी पूरा उन्होंने हक अदा किया है। आगे आप देखिए कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे हैं उन्होंने। तो अब इन्होंने ये कहा है कि गुजराती ये कहते हैं कि हम जो हैं व्यापारी हैं और मराठी के लोग तो सिर्फ कूली हैं, महाराष्ट्र के लोग सिर्फ कूली हैं और क्लर्क हैं। ये कोई बात ही नहीं हुई। ये कहना बिल्कुल बेकार है कि सिर्फ पूंजीवादियों का रहता है। देश सिर्फ पूंजीवादियों का नहीं होता, प्रदेश सिर्फ पूंजीवादियों का नहीं होता। किसी भी जगह की संसाधनों पर मजदूरों का, कामगारों का पूरा हक होता है। यहाँ एक तरह से कार्ल मार्क्स वाली बात कह दी कि अगर गुजराती कहते हैं कि हमारे पास व्यापार है, उद्योग धंधे हैं, हम ही सब कुछ चला रहे हैं, और तुम लोग तो सिर्फ मराठी लोग तो सिर्फ कूली हैं, सामान ढोने वाले, या क्लर्क हैं, हिसाब किताब लगाने वाले, तो भी जो है इस बात पर भी केवल गुजरातियों का हक नहीं माना जा सकता बम्बई पर, क्योंकि कामगारों का भी संसाधनों पर उतना ही हक होता है। अब आगे इन्होंने ये कहा कि ये जो प्रोफेसर्स हैं ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी मराठी गुजरातियों से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। ये क्या बात हुई? अगर ये बात है तो ये तो बिहार पर भी लागू हो सकती है। बिहार में कोयला निकला और कोयला निकलते ही वहाँ पर गुजरात के व्यापारी पहुँच गए, जो काठियावाड़ी थे, यूरोप के लोग पहुंच गए। तो क्या गुजराती लोग या काठियावाड़ी लोग या यूरोपीय लोग ये कह सकते हैं कि बिहार की कोयला खदानें हमारी हुई, बाकी बिहार तुम्हारा है? ऐसा वो नहीं कह सकते ना। तो इस तरह से वो बम्बई के बारे में ये नहीं कह सकते कि बम्बई हमारा है, बाकी महाराष्ट्र तुम्हारा है। और ये नहीं कह सकते क्योंकि जो बाकी के बिहारी हैं, जो बिहार राज्य के लोग हैं, वो हमसे भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि हम बाहर से आकर यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। तो कोयले की सभी खदानों पे जो काम करने वाले मजदूर थे वो तो बिहार और झारखंड से ही थे, लेकिन कोयले की खदानों के मालिक बनकर आ गए थे यूरोप वाले, यानी कि अंग्रेज और काठियावाड़ी गुजराती। अब क्या कहते हैं, ये संविधान की बात करते हैं कि संविधान में पर्याप्त प्रावधान है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बचाने के।
कहीं पे भी कोई भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर ये पड़ता है, किसी के साथ भेदभाव होता है, तो संविधान में पर्याप्त आधार मौजूद है। ये कोई बात नहीं हो सकती। इसका दावा गलत है कि गुजराती व्यापारियों के साथ भेदभाव किया जाएगा मराठियों द्वारा, क्योंकि भेदभाव के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान हमने संविधान में बना दिए हैं। तो महाराष्ट्र की 7वां पॉइंट इनका ये है कि महाराष्ट्र की आंखें हैं बंबई के सरप्लस पे। ये वाली यानी कि बंबई की जो एक्स्ट्रा इनकम है उस पर, ये वाली जो बात है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र का क्या खर्चा नहीं है, जो बंबई का खर्चा है सिर्फ बंबई में क्या सिर्फ मुनाफा हो रहा है? बंबई में पुलिस नहीं बनेगी क्या? पुलिस का खर्चा नहीं होगा क्या बंबई में? और क्या सरकारी कामकाज नहीं होगा क्या? ये पूरी तरह से भ्रम में डालने वाली स्थिति है कि महाराष्ट्र में केवल खर्चा है और बंबई खर्चों से आज़ाद है। बंबई का भी तो खर्चा है। ऐसा नहीं है कि बंबई की आमदनी हो रही है तो सिर्फ आमदनी ही हो रही है, बंबई को भी तो खर्चा उठाना है। और बंबई का जो सरप्लस है भी, वो पूरे महाराष्ट्र से बंबई में लोग आकर काम करते हैं, तो उन कामगारों का भी तो योगदान है। अब ये कहते हैं कि महाराष्ट्रियों का जो मराठी लोग हैं, अब ये मराठी होने के नाते कह रहे हैं, मैं खुद मराठी हूँ, मैं जानता हूँ कि ये वाली बात बिल्कुल गलत है। इस तरह का इल्ज़ाम हम लोगों पर गलत है कि हमें बंबई के पैसे पर हमारी आंख गड़ी हुई है। मराठियों का ज़्यादा पैसे के पीछे भागने का दिमाग है ही नहीं, ये हम लोगों का गुण है। हम लोग जो हैं केवल अपना जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है, हम कार्य करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय चाहते हैं हर किसी के लिए, और हम केवल एकाधिकार नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हमारा हमारा हो। मतलब इशारा ये था कि गुजराती बनियों की ये सोच है कि सब कुछ हमें मिल जाए, और वो इस बात का इल्ज़ाम मराठियों पर लगा रहे हैं। अब जो है मैं कहना चाहता हूँ कि ये दावा भी गलत है कि बंबई अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब पर्याप्त है, कि बंबई के पास बहुत पैसा है। बंबई के पास पैसा भी इसलिए है क्योंकि बंबई को चीप लेबर यानी कि सस्ता कामगार मिलता है पूरे महाराष्ट्र से, और पूरे महाराष्ट्र से बंबई में लोग आते हैं, और इसी तरह से बंबई की कैपिटल पूंजी जनरेट होती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बंबई को महाराष्ट्र ने खा लिया है। बंबई में भी इनकम टैक्स लगता है, 1000 तरह के टैक्स लगते हैं। जो प्रोफेसर वकील कह रहे हैं कि बंबई में सरप्लस है, वो सरप्लस क्या सिर्फ बंबई के हिस्से में जाता है? अगर बंबई से आमदनी होती भी है तो बॉम्बे की आमदनी न केवल महाराष्ट्र के काम आती है बल्कि भारत के और भी राज्यों के काम आती है। बॉम्बे भारत की ऐतिहासिक राजधानी है, और जो बॉम्बे की सरप्लस इनकम है वो केवल मराठियों के काम नहीं आती, वो पंजाब भी जाती है, बंगाल भी जाती है, उड़ीसा भी जाती है, आसाम भी जाती है। मराठियों के लिए ये नफरत सही नहीं है। अब मैं प्रोफेसर वकील को ये कहना चाहता हूँ, वकील वो प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये कहा था, जिनका ये दावा था कि 1941 की जनगणना के हिसाब से मराठियों की पॉपुलेशन बंबई में केवल 39% है। तो प्रोफेसर वकील जो हैं झूठ कह रहे थे। एक तरह से उनका दावा गलत है। ये कहा गया कि मनगढ़ंत बोला गया, उनके दावे को अंदाजन बोला गया, स्पेकुलेटिव। बाबा साहब ने स्पेकुलेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया है, यानी कि एवं ही बोल दिया करके प्रोफेसर वकील ने। तो प्रोफेसर वकील का ये दावा गलत है, और ये ऐसा द्वेषपूर्ण लगता है कि बंबई में जो है मराठियों की संख्या ही नहीं है, और बंबई को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। अब मैं आता हूँ पॉइंट 8 पर और पॉइंट 9 पर। ये जो नॉर्मल और भी आर्ग्यूमेंट हैं जो बंबई को महाराष्ट्र से मिलाने के अगेंस्ट है, प्रोफेसर दंतेवाला और घीवाला की आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करता हूँ। मैं अपने इस प्रस्ताव में बात करना चाहता हूँ कि ये जो दोनों प्रोफेसर्स हैं, इनकी जो बंबई के पुनर्गठन की या महाराष्ट्र के पुनर्गठन के बारे में जो राय है, वो राय ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में इन्होंने ये राय बनाई है कि बॉम्बे महाराष्ट्र को नहीं दिया जाना चाहिए। और मैं इस चीज़ को लेकर एंग्शियस हूँ, चिंतित हूँ कि ऐसा इन्हें इतनी अशोभनीय जल्दबाजी क्यों थी, इतनी जल्दी में क्यों है ये कि जो है बॉम्बे को किसी भी तरह से महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाए। प्रोफेसर दंतेवाड़ा ने अपनी बात को रखने के लिए नेशनैलिटी के
की जो एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम एंड अदर ऐसे, ये इसका एक पैराग्राफ उठाया है और ये कहा है कि दुनिया में ऐसे राष्ट्रों का निर्माण होता है जब कोई सभ्यता, जब कोई सभ्य समाज दूसरे समाज के साथ जाकर मिलता है और तब उसका उदय होता है, मतलब जो समाज कम विकसित है उसका उदय होता है। मैं ये माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि लॉर्ड एक्टन का जो ये पैसेज इस्तेमाल किया गया, जानबूझकर इस पैसेज को पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। अब मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया या वो इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने इस बात को पूरी तरह से छोड़ दिया। असल में लॉर्ड एक्टन का ये कहना तो सही था कि जब कोई विकसित सभ्यता किसी अविकसित सभ्यता के ऊपर आती है तो दोनों के गठजोड़ से जो कम विकसित सभ्यता है वो भी विकसित हो जाती है। लेकिन कहना क्या चाहते हैं वो कि गुजराती विकसित है और मराठी विकसित नहीं है, या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि मराठी विकसित है या गुजराती विकसित नहीं है। इस चीज़ का यहाँ पर क्या प्रयोजन बनता है। और इसी तरह से प्रोफेसर दंतेवाला ने भी और प्रोफेसर घीवाला की बात का समर्थन करते हुए लॉर्ड एक्टन का ही नाम बीच में घुसाया है और उन्होंने कहा है कि एक दूसरे के जो विरोधी होते हुए भी राष्ट्रीयता की बात को हमें सबसे आगे रखना चाहिए। और राष्ट्रीयता की यही बात है कि हमारे देश में हम किसी भी सभ्यता को ऐसे नहीं कह सकते कि ये सभ्यता दूसरी सभ्यता से ज़्यादा उन्नत है। हम ये नहीं कह सकते कि गुजराती मराठियों से ज़्यादा उन्नत है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें पूरी प्रॉपर तरह से एक फ़ायदा दिया था। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि किसी को मेरिट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरिट सोशल कैपिटल पर डिपेंड करती है। तो अगर गुजरातियों की स्थिति उस समय मराठियों से अच्छी भी थी तो वो इसलिए अच्छी थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको शुरू से सहयोग दिया था। मैं ये बात समझना नहीं चाहता कि माफ़ कीजिएगा, मैं ये बात नहीं समझता कि प्रोफेसर ने क्यों इस बात को घसीट रहे हैं, क्यों प्रोफेसर लॉर्ड एक्टन को घसीट रहे हैं इस महाराष्ट्र के मामले में। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में कोई भी दो राष्ट्रीयताएं है ही नहीं। ऐसा तो कुछ महाराष्ट्र के लोग और गुजराती मराठी बोलने वाले और गुजराती बोलने वालों का कोई झगड़ा चल भी नहीं रहा है महाराष्ट्र में, लेकिन जानबूझकर बार बार जो है लॉर्ड एक्टन का बहाना बनाकर ये बात निकाली जा रही है। तो आप समझिए, ऐसा नहीं है कि आम गुजरातियों में और मराठियों में कोई झगड़ा चल रहा हो। गुजराती व्यापारियों का एक समूह बस ये चाहता था कि किसी भी तरह से जो बंबई है वो महाराष्ट्र से अलग हो जाए और ताकि उनके व्यापार का एकाधिकार बना रहे, और आम लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। तो ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर दंतेवाला और प्रोफेसर घीवाला जानबूझ के बार बार लॉर्ड एक्टन का एग्जाम्पल लेकर क्यों यहाँ पर घुस रहे हैं, इसका तो कुछ मतलब नहीं है। लॉर्ड एक्टन ने अगर कह भी दिया कि एक सभ्यता जो अविकसित है वो दूसरी सभ्यता के अंडर जब आती है, विकसित सभ्यता के अंडर, तो उसका भी कल्याण हो जाता है, ये वाली बात कहाँ से लागू होती है, यहाँ पर बिल्कुल लागू नहीं होती। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत जैसे देश में डोमिनेंट कम्युनिटी की जहाँ तक बात है, मराठी जो है बम्बई के साथ ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि गुजरातियों को डोमिनेट करने दिया जाए मराठियों को, और हम ये भी नहीं चाहते कि मराठी गुजरातियों को डोमिनेट करें। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये वाली बात, ये वाला जो पॉइंट है, ये गुजराती बार बार रखने की कोशिश करेंगे कि मराठी हमें डोमिनेट करेंगे क्योंकि मराठी जनसंख्या में ज़्यादा है, तो ये बात तो गुजरात पर भी लागू हो सकती है। गुजरात के ब्राह्मण भी तो पाटीदारों पर डोमिनेट कर सकते हैं। इस तरह से तो डोमिनेशन कास्ट के आधार पर भी हो सकता है। तो इस विचित्र बात को वो महाराष्ट्र पर ही क्यों लागू करना चाहते हैं। शब्द इस्तेमाल किए हैं पिक्युलर, पिक्युलर का मतलब है विचित्र, तो मतलब विचित्र बात को महाराष्ट्र पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से तो तुम पाटीदारों के ऊपर डोमिनेट कर सकते हो, जो ब्राह्मण बनिए हैं वो गुजरात की बाकी कम्युनिटीज़ पर डोमिनेट कर सकते हो। तो ये वाली बात क्यों लागू होती है कि मराठी डोमिनेट कर लेंगे गुजरातियों को बम्बई में। तो प्रोफेसर घीवाला का एक सुझाव है कि मिश्रित राज्य होना चाहिए, क्योंकि वो फिर से लॉर्ड एक्टन को घसीट लाए हैं कि लॉर्ड एक्टन ने कहा था मिश्रित राज्य होना चाहिए जिसमें बहुत सारी राष्ट्रीयताएं मिलकर रह सकें, यानी बहुत तरह के लोग रह सकें। पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि लॉर्ड एक्टन वो सिर्फ ऐसे लिखे थे, वो ऑस्ट्रिया का भविष्य देखने के लिए जीवित ही नहीं बचे। वो जिस फॉर्मूले की बात कर रहे थे उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि घीवाला जी को इस मामले का सॉल्यूशन नहीं पता है, बल्कि ये मामला बन भी नहीं रहा है। जानबूझकर इसे बताया जा रहा है, इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है कि जैसे गुजरातियों के साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है।
मुझे प्रोफेसर घीवाला की बातें चकित कर रही हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों क्यों किया। वो महाराष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती क्यों दे रहे हैं? वो भेदभाव के बीज क्यों बो रहे हैं? वो ऐसी कलियां क्यों बो रहे हैं कि बंबई को अलग कर दिया जाए? इस बात का कोई आधार ही नहीं है। प्रोफेसर घीवाला जो है मिक्स्ड स्टेट की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर सब मिक्स्ड स्टेट रहे, मतलब कि भाषा के आधार पर गठन ही छोड़ दें, हम बस स्टेट्स बना दें, तो कैसा रहेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सोशल हेजिमनी, सामाजिक एकरूपता होनी चाहिए राज्य बनाने के लिए, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। और बात आती है सिटीजनशिप की, नागरिकता की। ऐसा नहीं है कि गुजरात के लोग जब महाराष्ट्र में आएंगे तो वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, उनको वही अधिकार मिलेंगे जो भारत के नागरिकों को मिलते हैं। और माफ कीजिएगा, ऐसा भी नहीं है कि महाराष्ट्र के लोग जब गुजरात में जाएंगे तो उनके उनके नागरिक अधिकार छीन जाएंगे। तो प्रोफेसर घीवाला की जो ये बात है कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, तर्क के आधार पर होना चाहिए, ये उनका कौन सा पर्सनल तर्क है, ये मैं नहीं समझता। राज्यों का पुनर्गठन पूरी तरह से भाषा के आधार पर होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो राज्यों की बाउंड्रीज हैं वो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज होनी चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें किसी तरह की शरारत नहीं होनी चाहिए। तो हमें हर राज्य को अच्छे से प्लान करना है कि कहाँ तक ये भाषा बोलने वाले लोग हैं। जहाँ तक बात आता है राष्ट्रीयता की, ये उनका कल्पना लोक है जो इसमें ये कहना चाहते हैं कि किसी तरह की राष्ट्रीयता का विवाद खड़ा हो जाएगा। राष्ट्रीयता का कोई विवाद नहीं होगा, ये एकदम यूजलेस बात है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोफेसर गाडगिल ने जो कहा है कि there are university professors, secondly these professors came out with their argument after Professor Gadgil had put for the case of the inclusion of Bombay in Maharashtra। ये सारे के सारे प्रोफेसर उठ खड़े हुए हैं जब से प्रोफेसर गाडगिल ने इस बात की वकालत की है कि महाराष्ट्र बम्बई का ही हिस्सा, बम्बई महाराष्ट्र का ही हिस्सा रहेगा। उसके बाद से ये नए नए एग्जाम्पल्स लेके आ रहे हैं कि बॉम्बे को महाराष्ट्र को क्यों नहीं दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा लगता है कि वो तीन प्रोफेसर्स, प्रोफेसर घीवाला, प्रोफेसर दंतेवाला और प्रोफेसर वकील, पूरी तरह से उन 60 गुजरातियों से 60 लोगों की टीम से प्रभावित थे। वो जो व्यापारी जिन्होंने मीटिंग की थी कि किसी भी तरह से बॉम्बे को महाराष्ट्र से हटा दिया जाए। इस चीज़ का दूसरा साइड क्या, सिक्के का दूसरा पहलू क्या, प्रोफेसर गाडगिल ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये जो बात है ये न्याय अन्याय तक पहुंच जाएगी। ये संभव, उन्हें ये लगा ही नहीं होगा कि इस बात पर भी विवाद खड़ा हो सकता है। अब मैं एग्जांपल लूँगा, कलकत्ता और बम्बई की तुलना करूँगा। कलकत्ता और बम्बई में भी ये बात कही जा सकती है कि जैसे बॉम्बे की हालत है वैसे ही कलकत्ता की हालत है। जैसे कलकत्ता में भी बंगालियों की संख्या इतनी नहीं है, जैसे ये दावा कर रहे हैं कि बॉम्बे में मराठियों की संख्या इतनी नहीं है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि कलकत्ता को बंगाल से तोड़ दिया जाए? जब वहाँ पर ये बात लागू नहीं होती तो केवल मुंबई में ही ये बात लागू क्यों होती है? ये एक उचित सवाल है या नहीं कि केवल ये बात बॉम्बे के पीछे ही क्यों पड़े हैं कि बॉम्बे महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाए। इस तरह से तो कलकत्ता को भी महाराष्ट्र से अलग किया जा सकता है, क्योंकि कलकत्ता और बॉम्बे में मुख्य अंतर ये है कि कम से कम बॉम्बे में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो वो सारा का सारा महाराष्ट्र से आता है, तकरीबन वो मजदूर वर्ग महाराष्ट्र से आता है। लेकिन कलकत्ता में काम करने वाला मजदूर वर्ग तो बिहार से आ रहा है, दूसरे राज्यों से आ रहा है। वहाँ पर तो मजदूर वर्ग भी बाहर का है और बंगालियों की संख्या भी कम है। तो वहाँ पर ये बात लागू क्यों नहीं होती कि बंगाल को तोड़ दिया जाए कलकत्ता से? अब बात आती है, क्या बॉम्बे जिसकी मांग उठ रही है राज्य के तौर पर एक प्रैक्टिकल स्टेट रहेगा? अगर बॉम्बे को अलग राज्य बना दिया जाए तो क्या वो स्टेट रहेगा? मैं कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बॉम्बे का जो प्रोविंस है, अगर बॉम्बे को अलग से बना दिया जाए तो बॉम्बे की जो खर्चा है वो बॉम्बे अकेला नहीं उठा पाएगा। महाराष्ट्र के साथ मिलकर जो बॉम्बे का खर्चा है वो कम लगता है, लेकिन बॉम्बे पे जो वेजेस हैं, जो कामगारों को तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, जो तनख्वाहें देनी पड़ेंगी उस स्टेट को चलाने के लिए, बॉम्बे इतनी आमदनी नहीं कमा पाता कि वो उस स्टेट के लिए पर्याप्त हों। तो अकेला बॉम्बे राज्य बनने के योग्य नहीं है।
अब कहते हैं कि ग्रेटर बॉम्बे बना देंगे। इनका कहना है ये एक अशोभनीय जल्दबाजी कर रहे हैं, इनडिसेंट हेस्ट। ये किसी भी तरह से बॉम्बे को अलग करना चाहते हैं, इसलिए ये विचित्र सा प्रस्ताव दे रहे हैं कि बॉम्बे के साथ कोंकण को जोड़ के एक अलग राज्य बना दिया जाए। और मैं फिर भी यही कहता हूं कि ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम इस फिजूल की बातों से बचें। बॉम्बे किसी भी हालत में महाराष्ट्र से अलग नहीं होना चाहिए। और गुजरातियों की ये जो डिमांड है, ये जो मांग है, ये डिमांड ना तो मराठियों के हित में है ना गुजरातियों के हित में है। ये सिर्फ जिम्मेदारी से बच के भागने का एक तरीका है। ये सिर्फ अपना व्यापारिक एकाधिकार नहीं छोड़ना चाहते। अगर बॉम्बे का पृथक्करण किया गया, सेवरेंस किया गया, महाराष्ट्र से तोड़ा गया, तो बहुत ही घातक सिद्ध होगा। बॉम्बे अकेले अपना खर्चा नहीं उठा पाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का जितना भी मजदूर वर्ग है, मासिस जो हैं, वो महाराष्ट्र में रहता है। और इंटेलिजेंसिया शब्द है, इंटेलिजेंसिया, ये यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है बॉम्बे में रहता है। कभी भी किसी जगह के बुद्धिजीवी वर्ग को वहाँ के आम लोगों से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो है उस जगह की तरक्की के लिए अच्छा नहीं होता। बॉम्बे पूरी तरह से महाराष्ट्र पर निर्भर है। बॉम्बे को पानी महाराष्ट्र से मिलता है, बॉम्बे को बिजली महाराष्ट्र से मिलती है। तो दोनों को अलग कर देने का मतलब क्या है? कोई भी इसका मतलब नहीं पड़ता। मध्यस्थता करना, क्या मध्यस्थता करना एक सुझाव है? मैं ये मध्यस्थता की बात को भी बेकार मानता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जैसे बिब्लिकल फ्रेज, यानी कि जैसे बाइबल में लिखा है कि ये जोड़ा तो ऊपर से बनकर आया है, इस तरह से बॉम्बे और महाराष्ट्र का तो जोड़ा है जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो ऐसा कोई विवाद है ही नहीं जिसमें मध्यस्थता करने की बात बने। तो ये जो बातें हैं, ये खामखा का विवाद खड़ा किया गया था और बाबा साहब इस चालाकी को समझ गए। और आप जानते हैं कि बॉम्बे महाराष्ट्र का ही हिस्सा है। तो अब आखिरी चैप्टर है नीड फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब ये होता है कि आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स समझ के करें। यानी कि मान लीजिए आपने कोई काम किया है, उस काम को चेक ज़रूर करना है कि वो काम सही हुआ है या नहीं। उस चीज़ को ही चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। तो आगे इन्होंने ये कहा है कि ये जो लोग कहते हैं कि तार्किक निष्कर्ष के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ये बात सही नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश लोग भारत में 150 साल तक रहे और उन्होंने 150 साल के अंदर कई ऐसे राज्य बनाए जो कि भाषा के आधार पर थे। तो अब हम इस नीति को क्यों बदलें? भारत के जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर ही बनने चले चाहिए, और यही एक तार्किक निष्कर्ष है। 1920 में जो कांग्रेस ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। आगे भी ये कॉन्स्टिट्यूशन जारी रहा। ऑपोजिशन इसका विरोध, तो जो इसका विरोध है 1945 में जो है कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो 1920 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लागू करें और राज्यों का गठन करें। तो अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर है। तो मैं ये कहता हूँ कि पूरी तरह से मैं प्रधानमंत्री को ये कहना चाहूँगा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो और आंध्र प्रदेश का गठन तुरंत होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी को, जो प्रधानमंत्री के अंडर हैं, कि आंध्र का जो स्टेट है उसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उन्होंने एक कमेटी गठित की है राज्यों के आधार पर गठन करने की, जिसके कि चेयरमैन हैं मिस्टर धार, जो कि उत्तर प्रदेश के एक वकील हैं। धार कमेटी में ये कहा गया है कि बॉम्बे सिटी को महाराष्ट्र, द कमिटी सेड दैट नो सर्कमस्टांसेस शुड बॉम्बे सिटी बी इंक्लूडेड इन महाराष्ट्र। तो इफ महाराष्ट्र वाज मेड अ लिंग्विस्टिक स्टेट, तो धार कमेटी इसका विरोध कर रही थी कि बॉम्बे को महाराष्ट्र का हिस्सा होना है अगर महाराष्ट्र भाषा के आधार पर बनता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जयपुर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था, उसमें 3 सदस्यों की एक कमेटी थी, जिसमें प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर पट्टाभाई सीतारमैया थे। इन्होंने भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो आंध्र प्रदेश है वो भी मद्रास सिटी के साथ जो है तमिल के साथ बनेगा। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु कभी भी मद्रास आंध्र प्रदेश को देगा नहीं। हैदराबाद का जो राज्य है वो
अभी अलग राज्य है, वो अभी भारत में शामिल नहीं हुआ है। हैदराबाद और कश्मीर के मामले पे भी कह रहे हैं कि ये जो मामला है ये आगे जाके फंसेगा। देखिए कितने दूरदर्शी थे। तो ये जो धार कमेटी है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक वकील था, उसकी कमेटी कह रही थी कि हम बॉम्बे को महाराष्ट्र में नहीं जाने देंगे, और इस बात का पुरजोर विरोध, इस मामले पर पूरी तरह से बाबा साहब की नज़र थी, उन्होंने पुरजोर विरोध किया कि नहीं, बॉम्बे तो महाराष्ट्र के साथ ही रहेगा। और अब सहारा की बात करते हैं कि क्या आंध्र प्रदेश को अगर बनाने की जो जल्दी हो रही है, क्या आंध्र प्रदेश बन पाएगा? कहते हैं कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा सहारा है, एक ऐसा सहारा डेजर्ट है जिसमें नखलिस्तान ही नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश को खुद की झोपड़ियां बनानी पड़ेगी। मद्रास जो है, तमिलनाडु कभी भी मद्रास शहर को आंध्र प्रदेश को देगा नहीं, वो कहेगा कि वो तमिलों का है। हैदराबाद राज्य ही अलग है, तो हैदराबाद मिलेगा नहीं। तो कौन सा इनके पास बचता है अपनी राजधानी बनाने के लिए? मैं कह सकता हूँ कि वारंगल को ये सोच सकते हैं, क्योंकि वारंगल एक ऐसा शहर है जिसे आंध्रा का कैपिटल इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे कम से कम रेलवे का जंक्शन बना हुआ है। मैं प्रधानमंत्री से बार बार कहता हूँ कि हैदराबाद की समस्या को देखो, हैदराबाद राज्य का कुछ करो, क्योंकि अगर आपने हैदराबाद को भगवान भरोसे छोड़ दिया और कश्मीर को भगवान भरोसे छोड़ दिया तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आप जानते ही हैं कि हैदराबाद के लिए बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को हैदराबाद के निज़ाम के साथ युद्ध करना पड़ा था, और कश्मीर का मामला तो 75 साल बाद आज भी अड़ा ही हुआ है। तो ये जो है, बाबा साहब कितने दूरदर्शी थे, इन्होंने पहले ही कह दिया था कि कश्मीर का और हैदराबाद का मामला सुलटा लो। अगर सही समय पर भारत की सेना भेज के पूरे कश्मीर को अंदर मिला लिया होता तो वो ये जो विवाद है ये कभी खड़ा ही नहीं होता। जैसे भारत का आप नक्शा देखते हैं, आपको हमेशा कश्मीर बहुत बड़ा दिखाया जाता है, वो कश्मीर भारत के पास है ही नहीं, वो आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास है। ऊपर जो चौंच सी बनी हुई है वो चौंच पूरी की पूरी चाइना के पास है, और भारत के पास श्रीनगर, कारगिल और ये छोटा सा एरिया है। जम्मू के बाद, लद्दाख के बाद छोटा सा एरिया कश्मीर का बचता है जो उस नक्शे में दिखता है। सारा का सारा जो है हम गंवा चुके थे, क्योंकि हमने सही टाइम पर कार्रवाई नहीं की, जैसे कि बाबा साहब कह रहे थे। पहली शर्त, अभी कह रहे हैं कि पहली कंडीशन क्या होगी कि कोई भी स्टूडेंट जो कि समाजशास्त्री है, समाज का अध्ययन करता है, वो ये जानता है कि भारत की जनगणना जाति के आधार पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि कितने यहूदी हैं, ये जानते हैं कि कितने ईसाई हैं, कितने मुसलमान हैं, लेकिन कितने अछूत हैं उसकी सही संख्या हमें नहीं पता। और इस कम जानकारी की वजह से हम उनके लिए जो है सही काम सही समय पर नहीं कर पाएंगे। अब इन्होंने कम्युनल सेटअप, सांप्रदायिकता के बारे में बात की कि पंजाब को ही ले लो, पंजाब के पेप्सू को ले लो। पेप्सू क्या था? पटियाला और पूर्वी पंजाब का राज्य, जो भारत के एक पूर्व राज्य 1948 से 1956 तक अस्तित्व में था। तो पंजाब राज्य पहले नहीं बना था, जब वो तोड़ के अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो एक राज्य था जिसे पेप्सू के नाम कहा जाता था, 48 से 56 तक चला था। और बाद में तो भारतीय पंजाब के भी टुकड़े हो गए थे, और भारतीय पंजाब से भी 1966 में हरियाणा राज्य अलग हो गया था। तो अब जो है कम्युनल सेटअप की बात कर रहे हैं कि जो मैं सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं चाहता कि कभी भी ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पंजाब का पूरा एरिया जाट मांगने लगेंगे। वो कहेंगे कि हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं तो हमें जाट लैंड बनाने दो। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में जो है रेड्डी, कम्मा और कप्पू, ये लोग मांगने लगेंगे। लेकिन अछूतों का क्या होगा? अछूत हर जगह पर हैं, महाराष्ट्र में भी अछूत हैं। महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण, गुर्जर और कोली हैं वो अछूतों को बहुत ही ज़्यादा निचला उनके साथ बर्ताव करते हैं, और ये समय जो है बदलने का समय है, बदलाव का समय है। गांधी जो है, गांधी की हत्या के बाद ब्राह्मण और बड़िए थोड़े से छुपे जरूर हुए हैं महाराष्ट्र में सुरक्षित स्थानों पर, लेकिन फिर भी जो है अछूतों की स्थिति ही खराब है। ऐसा है कि अछूतों पर अत्याचार बंद ही नहीं हुआ है, और सांप्रदायिक रूप में मराठी ज़्यादा मजबूत हैं, और कोली और माली हर गांव में, महाराष्ट्र के हर गांव में कोली जाति के और माली जाति के लोग हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है, और मराठों की अधिकता है। ब्राह्मण और बनिए छुप गए हैं जब से गांधी की हत्या हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में भी अछूतों के साथ दुर्व्यवहार होता है। पूरा जो पंजाब स्टेट है, आपको पता होगा कि पंजाब का जो स्टेट है वो आज भी जट सिख जिन्हें बोलते हैं, वो वहाँ पर डोमिनेंट कास्ट है, और बाकी की कास्ट वहाँ पर परेशान रहती हैं। अभी आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में भी इस तरह के जो रेड्डी हैं,
कम्मा और कप्पू हैं, ये अछूतों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो हर जगह पे जहाँ पे भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो रहा है, वहाँ पर हमें अछूतों का, SC ST का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, अनुसूचित जाति जनजाति, इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा और इनकी सही संख्या पता करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका इकोनॉमिक बेटरमेंट हो सके, उनके लिए उनके हित का काम कर सकें। तो मैं गांधी को कहना चाहता हूँ कि गांधी का जो स्वराज था, उसमें एक समस्या ये थी कि कभी भी उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों की बात की ही नहीं थी। तो इसलिए अगर हम ऐसी बात नहीं करते, अगर हम भाषा को आधार नहीं बनाएंगे, तो जाति आधार बन जाएगी राज्यों की, और साफ तौर पर पंजाब के लोग जाट स्टेट मांगने लगेंगे। आंध्र प्रदेश के लोग, क्योंकि सबसे बड़ी और मजबूत कास्ट आंध्र प्रदेश में रेड्डी है, रेड्डी मांगने लगेंगे आंध्र प्रदेश के लोग। और मराठा, जो महाराष्ट्र में मराठा कास्ट के लोग सबसे हैं, तो मराठे मांगने लगेंगे अपना राज्य। तीसरी समस्या ये आता है कि अगर हम भाषा के आधार पर सभी राज्यों का गठन नहीं करते हैं और हम इस तरह के राज्य बनाते हैं जैसे आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और तो हम ऐसा करते हैं कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस तरह के लोग जिनकी भाषा ही आपस में नहीं मिलती, वो मिलके कौन सा राज्य बनाएंगे। तो आधार ही ये बचता है कि भाषा के आधार पर ही राज्य बनने चाहिए, और इसी तरह से राज्य इकट्ठे रह सकते हैं। वरना अगर हम इस तरह से इकट्ठे नहीं रह पाए तो मौर्य सभ्यता की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी केस भाषा के आधार पर राज्य बनाने के विरुद्ध नहीं बनता। कुछ ना कुछ ज़रूर कोई ना कोई इसके खिलाफ एक अच्छा चेक और बैलेंसेस ला सकता है कि ये आइडिया बिल्कुल परफेक्ट नहीं है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि हर राज्य में चेक्स एंड बैलेंसेस हो। मतलब हम हर बात पर छान फटकते रहेंगे, लेकिन राज्य भाषा के आधार पर ही बनने चाहिए। और कम्युनल मेजॉरिटी, मतलब सांप्रदायिक रूप से जो भी कास्ट, जो भी जाति उस स्टेट में, उस राज्य में मजबूत है, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके भाषाई राज्य को आड़ बनाकर। मतलब भाषाई राज्य के पीछे छुप के कहीं ऐसा ना हो कि सांप्रदायिक ताकतें कब्जा करने की कोशिश करें। तो देखिए, ये है महाराष्ट्र का नक्शा जो उस समय उन्होंने कोशिश की थी और उस समय उन्होंने गढ़ा था, और बिल्कुल ऐसा ही, तकरीबन ऐसा ही बना है। और किस तरह से उन्होंने बम्बई को बचाया अलग राज्य बनने से। बम्बई और कोंकण मिलाकर अलग राज्य बनने की कोशिश करी जा रही थी, जिसे ग्रेटर बॉम्बे बोला जाना था। उसके अलावा बॉम्बे को अलग से ही एक अलग स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही थी ताकि गुजराती बनियों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन जो है, इन्होंने पूरी कोशिश की कि ऐसा ना हो। इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी संगठन का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस राज्य का डोमिनेंट, उस राज्य में जो शासक वर्ग है वो दूसरे का, जो प्रभावशाली, शासक नहीं कह सकते, प्रभावशाली डोमिनेंट वर्ग है, वो दूसरे का शोषण कर सकें। तो ये खत्म होता है। यहाँ पे पुस्तक सम्यक प्रकाशन के बारे में दिया है कि सम्यक प्रकाशन सत्यापित करता है कि हम जो हैं बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं और बुद्ध की विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक महान संत ही कहे जा सकते हैं भारत के संविधान के लिए। उनके साथ ज्योतिबा फुले, जो एक समाज सुधारक थे, छत्रपति साहू जी महाराज, जो भी एक समाज सुधारक थे। ऐसे ही क्रांतिकारी लोगों की विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए हमने 1200 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित करवाई हैं। और जो है, हमारा सम्यक प्रकाशन में यही योगदान रहता है कि हम जितना हो सके बुद्ध की और अंबेडकर की विचारधारा को फैलाने का काम कर सकें, ताकि महिलाओं का कल्याण हो, छुआछूत भेदभाव खत्म हो, अंधविश्वास खत्म हो, धोखाधड़ी खत्म हो, दोगलापन खत्म हो, और जो है सबसे महत्वपूर्ण, हम अच्छी अच्छी किताबें आप लोगों तक पहुंचा सकें, इस मिशन को आगे पहुंचा सकें। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सभी पतली पुस्तकें थी, जो एक सेट में मिली थी, 490 रुपये का जो सेट था, वो आज समाप्त कर ली हैं। और आगे भी मैं उनकी पुस्तकों को पढ़ना जारी रखूँगी, आप तक पहुँचाना जारी रखूँगी। किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि आप क्या 1-2 घंटे में पूरी पुस्तक पढ़ देती हैं? नहीं, मुझे समय लगता है। और साथ में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज़ी
की बड़े बड़े शब्द हैं उसका भी मैं डिक्शनरी में देख के लिखती हूँ। काफ़ी मेहनत का काम है ये। मैं अपनी तरफ से, अपनी समझ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जो किताब में बताया गया है उसका सही अर्थ आप तक पहुँचा सकूँ। इसके अलावा जो है समरी बताने की कोशिश करती हूँ। बुक रिव्यू, मैं ऐसी महान शख्सियतों की लेखनी का रिव्यू नहीं कर सकती, मैं इसका अवलोकन नहीं कर सकती, मैं तो केवल उनकी समरी ही बता सकती हूँ। हाँ, लेकिन जो आधुनिक लेखक हैं अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो मैं शायद उसका रिव्यू भी करूं आगे जाके, लेकिन इस ऐसी किताबों की तो मैं समरी ही बता सकती हूँ। आगे जाके मैं कोशिश करूंगी कि बाबा साहब की ये जो श्रृंखला है ये जारी रखूं। बीच बीच में मैं अलग अलग विषयों की किताबें भी लाती रहूंगी। मैं कुछ साइंस रिलेटेड किताबें भी लेकर आऊंगी, लेकिन मैं पहले से ही क्षमा मांगती हूँ कि मैं विज्ञान की छात्रा नहीं रही हूँ, इसलिए वो बातें समझने में मुझे कठिनाई हो सकती है। मैं अपनी समझ के अनुसार जितना हो सके वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। क्वांटम थ्योरी लेके आऊंगी और कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड के विषय में क्या लिखा गया है वो लेके आऊंगी। जेनेटिक्स के विषय में क्या लिखा गया है वो सारी बातें भी लेकर आऊंगी। मेहनत लगेगी उसमें, बड़ी किताबों में, मोटी किताबों में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो कृपया जब तक मैं अगली किताब नहीं लेके आती इस चैनल को आप शेयर करते रहिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। धन्यवाद।